सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का जो सेशन है वो अपन स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट में बात करेंगे कि जो आपकी 12वीं अकाउंटेंसी में जो पार्टनरशिप टॉपिक है, पार्टनरशिप टॉपिक आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें एक ही नाम दे रखा है पार्टनरशिप अकाउंट्स। लेकिन पार्टनरशिप में मैंने पहले भी चर्चा की थी। आज मैं क्लास को स्टार्ट करते ही एक बार पुनः चर्चा कर दूं कि पार्टनरशिप में आपके पार्टनरशिप का जो सामान्य परिचय है उसको शामिल करते हैं। साझेदार यानी पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कि भाई नए साझेदार का प्रवेश है वो किस तरीके से होता है। साथ में अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन अप्लाई होती है, और उसके बाद आता है कि किस तरीके से एक फर्म का है वो समापन होता है। तो इन पॉइंटों पर अपन चर्चा करेंगे। तो पार्टनरशिप है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग आपकी बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। 4 से 5 क्यों? क्योंकि आपकी जो बिजनेस है उसमें भी पार्टनरशिप है वो शामिल की जाती है, क्योंकि उसमें भी जो आपके संयुक्त साहस वगैरह है वो उसमें शामिल होते हैं। तो वहां से भी क्वेश्चन है वो पुटअप हो सकता है। तो कुल मिला के अपन बात करें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अपन एनालिसिस करेंगे, अपन का जो ओल्ड पेपर है उनको अपन देखेंगे और देखने के बाद इजीली अपन समझ जाएंगे कि भाई कौन सा जो टॉपिक है वो ज़्यादा हैवी है, कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो वो अपन बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपकी यूजीसी नेट के एग्जाम हो, चाहे आपके नवोदय विद्यालय के एग्जाम हो, चाहे आपकी केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम हो, अगर ईएमआरएस में भी आपकी स्कूल लेक्चरर और अकाउंटेंट की एग्जाम आती है उनमें भी ये टॉपिक है वो इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आपकी वर्तमान में जो करंट में रनिंग राजस्थान गवर्नमेंट में अपन बात करें तो अकाउंट असिस्टेंट की 2 पोस्टें वो रनिंग चल रही हैं। एक तो आपके एनआरएचएम में है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, और जो आपके चिकित्सा विकास सोसाइटी है उसमें भी आपके लेखा सहायक है। पोस्ट जरूर वो संविदा पे है लेकिन उसका पाठ्यक्रम है उसमें आपकी पार्टनरशिप वो इंक्लूड है ना। तो राजस्थान में आगामी कुछ दिनों में जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी आने वाली है, तो उसमें भी ये सारी चीजें वो शामिल की जा रही है। तो पाठ्यक्रम का कोई भी पोर्शन हो उसमें आपकी साझेदारी है वो जरूर इंक्लूड होती है। तो उसको बिल्कुल भी अपने को ये लाइटली नहीं लेना है कि पार्टनरशिप है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप में प्रश्न आते हैं लेकिन प्रश्न भी ऐसे आते हैं जो अपने को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आज का जो सेशन स्टार्ट करूं उसमें आपको पूरा का पूरा जो सेशन है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज्वाइन करना है ताकि हर पॉइंट है वो आपके समझ में आए, क्लियरिटी हो। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सबसे पहले आपको ये काम करना है कि जो साथी वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट आज के सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी आज के सेशन का एडवांटेज मिल सके। और साथ में जो साथी अभी जुड़ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, परिवार के सदस्य नहीं बने, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा क्योंकि आपका और हमारा क्या है, टारगेट RES है 340 पोस्टों के लिए। 340 पोस्ट है वो कॉमर्स में फर्स्ट ग्रेड में आई हुई है। इसके अलावा जो राजस्थान में लेखा सहायक है महानरेगा में, वहां पर आपको 400 पोस्ट है वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो NRHM है वहां पर भी आपके 300 प्लस पोस्ट है वो देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर 1000 पोस्टों के आसपास करंटली रनिंग में है। इसके अलावा जो आपकी कोऑपरेटिव बैंक है उनमें भी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है वो रनिंग में है। उनकी एग्जाम तो तुरंत होती है ना। बाकी हो सकता है कि जो चयन बोर्ड और जो RPSC के एग्जाम है उनमें समय लगे, लेकिन जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो होती है बैंक, उनका जो पाठ्यक्रम है और जो एग्जाम है वो फटाफट जारी होते हैं और टाइम पर काम है वो हो जाता है। ठीक है, तो देखो आज के सेशन में बातें करेंगे। देखो पिछले सेशन में अपन ने बात की थी कि एक कंपनी है या एक फर्म है वो किस तरीके से आपका सबसे पहले लाभ हानि विनियोग खाता तैयार करती है और साथ में उस लाभ हानि विनियोग खाते की जो प्रविष्टियां क्या होती है। तो मैंने आपको वो 11 प्रविष्टियां या 10 प्रविष्टियां थी वो मैंने आपको करके बताई थी कि इस तरीके से आपको जनरल एंट्रियां वो करनी है
बाय द वे कोई जनरल एंट्री से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, देखो संभावनाएं कहीं से भी हो सकती है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता, अपने को ऑल ओवर रेडी रहना है ना, कहीं से भी पूछे, कंफ्यूज करके पूछे, है ना। अगर अपने डीपली चीज पढ़ी है तो निश्चित रूप से हम उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर अपने डीपली नहीं पढ़ी है तो थोड़ी सी जवाब देने में अपने को कठिनाई है वो महसूस हो सकती है। तो इसलिए अपने को डीपली पढ़ना है और फिर अपने को एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपके जो मॉडल पेपर है वो हल करने। देखो अपन सबसे पहले बात करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। कि अजय और विजय 1 अप्रैल 2016 को साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख और 3 लाख है ना। साझेदारी जो सलेख है या जो विलेख है उनमें निम्न बातों का वर्णन है। नंबर 1, पूंजी पर 10% की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। अजय 2000 रुपये प्रतिमाह और विजय 36,000 रुपये प्रतिमाह वार्षिक वेतन दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज अजय द्वारा 2000 और विजय द्वारा 3000 वसूल किया जाएगा। लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटा जाएगा। वर्ष के दौरान और अजय और विजय ने आहरण किया 30,000 और 40,000। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लाभ है 245। आपको लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। कौन सा खाता? P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। दोनों ही खाते हैं वो नाम मात्र खाते की प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, अब लाभ हानि नियोजन खाते में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। ये इसके कॉलम बन जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा नॉर्मली जानकारी के लिए है, बाकी ऐसा अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा, सिर्फ जानकारी के लिए है, क्योंकि इनकी एंट्रियां अपन ने जान ली है तो थोड़ा सा, क्योंकि 5 मिनट का समय लगेगा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि भाई इसको आपको सोल्व करना है और फिर याद करना है, नहीं, सिर्फ समझना है कि बाय द वे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो अपने को क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रॉफिट दे रखा है तो उसको अपन लिखेंगे, है ना। कोई आपका प्रॉफिट दे रखा है तो उसको अपन लिखेंगे। देखो सबसे पहले लाभ दे रखा है 245, तो ये लिखेंगे। मैंने आपको जब P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था तो ये बताया था कि अगर प्रॉफिट होता है तो बाई साइड में लिखना पड़ेगा बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना है 2,45,000, है ना। ये लिखना है। ये कब लिखना है, जब अपने पास प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद अपन चलेंगे 10% पूंजी पर ब्याज लगाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब इस पॉइंट से अपने को क्या सीखने को मिलेगा कि पूंजी पर ब्याज है वो हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर ही लगाया जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है, जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपकी प्रारंभिक कैपिटल होगी, उसी पे अपने को ब्याज लगाना है। तो इसलिए आपकी प्रारंभिक दे रखी है 2 लाख और 3 लाख, है ना। 2 लाख और 3 लाख का 10% आपको ब्याज है वो लगाना है ना। अब प्रतिशत आपको निकालना आता है ना, आता है ना कि भाई 2 लाख मल्टीप्लाई 10/100, ये बिंदु यानी 20,000 रुपए पूंजी पर ब्याज अजय के हैं और 30,000 विजय के हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज है तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अजय और विजय, है ना। अजय के कितने हो गए 20,000 और विजय के 30,000, टोटल कितने हो गए 50,000। ठीक है, टोटल कितने हो गए 50,000 हो गए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है अजय को प्रति माह 2,000 रुपए वेतन और विजय को 36,000 रुपए वार्षिक।
यानी सैलरी है, तो सैलरी के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें टू साइड में लिखी जाएगी और एंट्री होगी P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर सैलरी, है ना। तो टू सैलरी अजय की, तो अजय की कितनी है 2000 रुपए प्रति माह है, 2000 प्रति माह है, तो 12 को 2000 से गुणा कर देंगे तो 24,000, और विजय की हो गई आपकी 36,000, ये कितने हो गए आपके 60,000, है ना, क्या हो गए 60,000। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, आहरण पर ब्याज है अजय से 2000 और विजय से 3000 रुपए वसूल किए जाएंगे। तो इसकी मैंने एंट्री आपको बताई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट या टू P&L इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अजय और विजय। अजय के कितने हैं, अजय के हैं आपके 2000 और इसके 3000, अजय के 2000 और इसके 3000, टोटल कितने हो गए 5000, है ना। इसके बाद क्या दे रखा है कि भाई लाभों को वो किस अनुपात में बांटेंगे, ये दे रखा है कि आहरण है ना, तो आहरण हमेशा ध्यान रखें कैपिटल अकाउंट में आएगा, P&L इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी एक ही प्रविष्टि होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू ड्रॉइंग, और फिर पार्टनर कैपिटल में लिखेंगे टू ड्रॉइंग, तो यहां पर इसका कोई समायोजन नहीं होगा P&L इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि भाई लाभों को 3-2 में बांटते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसका यहां पर एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे तो ये 245 और 50, तो ये कितना हो गया टोटल 250। अब देखो ये कम है तो इसका मतलब ये भी 250 ही होगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट कम है तो अपने को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो लॉस होगा। अब यहाँ पे अपने पास क्रेडिट ज्यादा 250 और ये 110 है, तो अपने पास प्रॉफिट हो जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल अजय और विजय। अब देखो ये हो गए 50 और 60, 110, 250 में से 110 घटा देंगे तो ये आ गए आपके 140। अब इस 140 को अपने को किस अनुपात में बांटना है, इस 3-2 के अनुपात में बांटना है। 140 को अपन 3-2 के अनुपात में बांटेंगे, है ना, तो यहाँ अपने को करना पड़ेगा वर्किंग नोट, है ना। तो 140, है ना, 140 को अपन बांटते हैं 3-2 के अनुपात में, तो 1,40,000 मल्टीप्लाई 3-2, है ना, 3-2, तो 3/5, है ना, तो 5 का भाग 40 में देंगे तो 28,000, और 28 को 3 के गुणा करें तो 84,000। उसी प्रकार विजय, तो 140 मल्टीप्लाई 2/5, इसको काटेंगे तो ये 28,000, 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56,000। इस तरीके से 84 और 56 है वो आपके अजय और विजय का प्रॉफिट आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पर जो मैंने सवाल बताया इसका उद्देश्य ये नहीं है कि भाई आपको परीक्षा के लिए ये चीज बताना, ये परीक्षा के लिए नहीं, खुद को तैयार करने के लिए है, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि भाई P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट है वो कैसे बनेगा। परीक्षा में ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपसे एंट्रियां पूछी जा सकती है, लाभ की कैलकुलेशन करवाई जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी की एंट्री पूछी जा सकती है। तो ये अगर फॉर्मेट अपन थोड़ा सा देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा, पार्टनर सैलरी बोनस कमीशन डेबिट साइड में आएगा, है ना, जनरल रिजर्व है ट्रांसफर किया तो जनरल डेबिट साइड में आएगा, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आएगा। और इधर आपका कि भाई प्रॉफिट फॉर द ईयर है तो वो आपका डेबिट में क्रेडिट में आएगा, लॉस फॉर द ईयर है तो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो आपका क्रेडिट में आएगा, और इसके अलावा जो ड्रॉइंग है वो आपका सिर्फ और सिर्फ पार्टनर
कैपिटल अकाउंट में आएगा, P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन ने ये बात सीखी है। और साथ में अपने को एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि जब भी पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे तो प्रारंभिक पूंजी जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी ना, उस पे गणना की जाएगी। और मैं यहां से कह सकता हूं कि जरूर प्रश्न बनने की संभावना है। इसमें क्या होता है कि कई बार एग्जाम में क्या होता है, प्रारंभिक कैपिटल ना देके क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाती है और कुछ और जो समायोजन है वो दे दिए जाते हैं और कहता है कि भाई पूंजी पर ब्याज की राशि कितनी होगी। तो अपन उसमें जब अपने को पता नहीं है कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है तो वहां पर अपने सामने समस्याएं पैदा हो सकती है। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि इन बातों को समझना है और प्रारंभिक पूंजी है वो कैलकुलेट भी अपने को करनी आनी चाहिए, है ना। तो ये अपन उसकी भी अभी बात करेंगे कि भाई किस तरीके से आपको ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये सवाल, एक छोटा सा सवाल जो मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका क्या है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, है ना, इंटरेस्ट और पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल है उस पर ब्याज की गणना किस तरीके से की जाती है उस पर अपन बातें करेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किन पॉइंटों पर कि पूंजी पर ब्याज समय के आधार पर, है ना, पूंजी पर ब्याज है वो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पर प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। तो देखो ये बात आ गई ना, कौन सी पूंजी पर लगाया जाता है, प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है, प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है तो उस पर उसकी समय अवधि के अनुसार ब्याज की गणना की जाती है ना। अगर प्रारंभिक पूंजी होती है तो प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज की गणना हो जाती है। लेकिन अगर कोई अतिरिक्त पूंजी लगाती है, जैसे मान लो अपना वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब नॉर्मली तो अपन क्या करते हैं, जो 1 अप्रैल को जो पूंजी होगी उस पर ब्याज लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो साझेदार होता है वो बिड में, यानी व्यापार का जो संचालन हो रहा उसमें बीच में वो पूंजी लेके आता है। जैसे 1 अक्टूबर को वो पूंजी लाता है ना, और ये पूंजी क्या होगी, अतिरिक्त पूंजी होगी। ये कौन सी पूंजी होगी, अतिरिक्त पूंजी होगी। तो अतिरिक्त पूंजी लाता है तो उस पर समय अवधि के आधार पर, भाई अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना समय है वो शेष रह गया, कितनी अवधि है वो बाकी रह गई है, तो उसके अनुसार अपने को जो ब्याज है वो लगाना है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से अपने को पूंजी पर ब्याज है वो लगाना आना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अपन पूंजी पर ब्याज की जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। ये बात हो गई। अब ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न यहाँ पर 100% चांस बनने आने की, क्योंकि अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज की गणना है वो कैलकुलेशन करने में कई साथियों को जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की उनके समस्या होती है। क्योंकि इसलिए कहा था ना, प्रैक्टिस परफेक्ट मोर, है ना। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही आप अभ्यस्त होगे, उतने ही आप कंफर्टेबल जोन में पहुंचोगे। ठीक है, तो ये बात होगी। अब देखो ये आ गया जो मैं चर्चा कर रहा था आपके लिए, है ना। यदि अंतिम पूंजी दी गई हो तो हमें प्रारंभिक पूंजी की गणना करनी पड़ेगी। अगर अपने पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो अपने को ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और साथियों मैं इसको इंपॉर्टेंट मान सकता हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन है वो बहुत बार आया हुआ है और आने की पूरी संभावनाएं भी बनती हैं। अब क्योंकि इसमें कंफ्यूज पैदा होता है कि जब पूंजी दे दी जाती है तो अपन क्या करते हैं, पूंजी पर ब्याज है वो कैलकुलेट कर देते हैं। अपन ने ये नहीं देखा कि भाई प्रारंभिक पूंजी होगी या क्लोजिंग होगी, ये अपन को थोड़ा सा देखना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना, अगर अंतिम पूंजी दी गई हो तो अपन प्रारंभिक पूंजी की गणना वो किस तरीके से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगी, हमारे पास होगी अंतिम पूंजी यानी कैपिटल एट द एंड, यानी वर्ष के अंतिम दिन जो पूंजी होगी वो लिखेंगे। इसमें अपने को एक चीज है वो ऐड कर देनी है, ऐड ड्रॉइंग, है ना। कोई भी आहरण किया जाता है वो इसमें ऐड कर देंगे, है ना। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में मानूं कि भाई ये अपने पास है ना, ये जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है, 2 लाख हो गए, है ना। और अपने पास आहरण है वो मानो अपने पास 20,000 रुपए, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, ये ऐड होंगे। फिर एडिशनल कैपिटल, कोई व्यापारी व्यापार के दौरान कोई अतिरिक्त पूंजी लेके आता है, मान लो राम है वो अतिरिक्त पूंजी लेके आता 50,000 और लेके आ गया, है ना। तो इसमें ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा।
और चालू वर्ष का लाभ करंट ईयर का कोई प्रॉफिट भी मान लो 20,000 दे रखा है तो वो भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो अपन कैलकुलेट करेंगे तो 20 और 2 लाख में 20,000 जोड़ेंगे तो 2 20 और 70 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 1,50,000 आ जाएंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। और इस ओपनिंग कैपिटल पर ही आपको ब्याज की गणना करनी होती है। जो आपकी प्रारंभिक पूंजी होगी उसी पर ब्याज की गणना होगी। समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है। साथियों अकाउंटेंसी कहते ना कि भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना उसमें प्रैक्टिकल की बजाय ये टेक्निकल शब्द इसको अपन ने अगर समझ लिया तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक समझेंगे नहीं, बात वही है, एक अकाउंटेंसी की ऐसी बात नहीं, इंग्लिश में भी वही बात है, आपकी जो साइंस है उसमें भी वही बात है ना, आपकी मैथ एंड रीजनिंग भी वही बात है, अकाउंटेंसी भी वही बात है। इनको अगर अपन समय नहीं देते हैं तो फिर ये अपने को डराती है। और इनको समय देंगे, इनका साथ अपन लगाव करेंगे, इनको पढ़ेंगे, है ना, पर्याप्त समय देंगे, इनको समझ के पढ़ेंगे, रटने के बजाय समझेंगे। क्योंकि ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसकी टेक्निकल जानकारियां अपने को पता चल गई तो फिर आगे कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। देखो इसमें जैसे रूल लागू होते हैं कि भाई पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, तो आप अकाउंटेंसी की कोई भी चीज पढ़ लो वहां पर वही रूल है वो लागू होगा, है ना। दूसरा रूल, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको नाम करो, जाती है उसको जमा करो, तो ये रूल है वो हर पर लागू होगा। आपको अपने को जो खाते हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे कि भाई ये कौन सा व्यक्तिगत खाता है, वस्तुगत खाता है, नाम मात्र खाता है ना, ये अपन डिफाइन कर लेंगे तो फिर अपन कोई क्वेश्चन हो इस तरीके का उसका जवाब है वो जरूर दे पाएंगे। तो ये अपना एक छोटी सी जो फॉर्म है कि इस तरीके से अपने को ध्यान में रखना है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल अपने को दी हुई है तो अपने को ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल है तो उसमें एक चीज ऐड कर देंगे ड्रॉइंग, और 2 चीज है वो लेस कर देंगे, आपकी तो प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। अब देखो एक चीज मैं और बताता हूं, है ना। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि आपसे आहरण पूछ लिया जाता। ये फॉर्मूला है ना, ये क्या है, रामबाण है ना, रामबाण है किसके लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इन 5 चीज दे रखी है, एक है ना, 1 2 3 4 और 5। अब इन 5 में से क्या होता है, 4 चीज आपको दे देगा। ये तो पहले मैंने आपको बता दिया कि भाई ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये तो ओपनिंग की बात हो गई। अब इसमें 5 चीजों में से कई बार क्या होता है, आपसे आहरण भी पूछ लेता है कि भाई ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे और प्रारंभिक दे दे, और पूछ ले आपसे आहरण कितना है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई कैपिटल में फिर ये तीनों लेस होंगे, आहरण आ जाएगा। कई बार क्या होता है, अपने से लाभ पूछ लेता है ना, तो लाभ पूछ लेता है तो कैपिटल में आहरण ऐड हो जाएगा, अतिरिक्त पूंजी ऐड हो जाएगी, प्रारंभिक पूंजी ऐड हो जाएगी, तो अपने चालू वर्ष का लाभ आ जाएगा। कई बार क्या होता है, अतिरिक्त पूंजी पूछ लेता है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये दोनों लेस हो जाएंगे। या कई बार क्या होता है कि इनमें से 1-2 मत नहीं दे, है ना, सिर्फ यही दे दे कि भाई पूंजी पर ब्याज इतना, आहरण इतना, और फिर बाकी का ये नहीं दे, है ना। तो सवाल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को समझना है। इन 5 में से 4 चीज देके, 3 चीज देके आपसे चौथी चीज है वो पूछी जा सकती है। तो ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक आधार है आपके लिए कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो इसको अपने को दिमाग में फीड कर लेना है कि भाई अंतिम पूंजी में ड्रॉइंग जुड़ेगा, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस घटेगा तो अपने पास प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी, और जिसके बारे में पूछेंगे उसको रिप्लेस करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये बात होगी। तो ये इस चीज को अपने को थोड़ा सा धैर्य के साथ समझना है। बढ़े आगे देखते हैं। आगे आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर ब्याज की गणना का फॉर्मूला। इसमें कई तरह की मेथड है वो काम में ली जाती है। तो सबसे पहले आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल, है ना, जो भी राशि होगी मल्टीप्लाई आपकी दर आ जाएगी, मल्टीप्लाई आपका समय आ जाएगा, और नीचे 100/12 हो जाएगा। नॉर्मल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। अब आगे, यदि साझेदार द्वारा वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, एडिशनल कैपिटल है लगाई जाती है या व्यापार से निकाली जाती है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि से की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना, कौन सी विधि होगी, गुणनफल विधि।
जब कोई व्यापारी व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लेकर आता है और व्यापार से अतिरिक्त पूंजी निकालता है तो ऐसी कंडीशन में अपने को जो आपकी गुणनफल मेथड है वो काम में लेनी है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12। ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट बट्टे 100 प्लस 12। समझ गए मेरी बात, सारी बात समझ गए। तो ये फॉर्मूला अपने को काम में लेना है कब, जब कोई साझेदार फर्म में से वर्ष के बीच में से कोई राशि निकालता है या कोई जमा करवाता है तो ऐसी कंडीशन में अपने को ये फॉर्मूला है वो काम में लाना है। ठीक है, तो फॉर्मूले दोनों आपको याद हो जाएंगे, फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले हैं वो आपके जो आत्मविश्वास का जो लेवल है उसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे, है ना। क्योंकि विश्वास भी, आत्मविश्वास भी होना जरूरी है, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी करना जरूरी है कि यस आई कैन डू इट, मैं इस बार ऐसा कर पाऊंगा। कुछ तो साथी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट है वो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, तो इस बार इस बेड़ी को तोड़ देना है और अपने को अपना फाइनल सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। ठीक है, आगे अब आते हैं बात पूंजी पर ब्याज की गणना के प्रावधान। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रावधान है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रावधान है ना। इसको अपने को दिमाग में फीड करके रखना है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन है वो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, लेकिन सारे विद्यार्थियों को इस चीज का पता नहीं होता क्योंकि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ऐसी चीज नहीं बताएगा क्योंकि उनका तो टारगेट ये होता है कि आपसे फीस ले ली और 90 दिन में फटाफट करवाते हैं भाई कि जो भी चीज है वो आपको, और फिर आपको क्या दे देते हैं, पीडीएफ वगैरह दे देते हैं कि इनको पढ़ते रहो। पीडीएफ पढ़ने से नहीं समझने से होता है क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। पीडीएफ तो अपन हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल में पढ़ सकते हैं, है ना, इनमें पढ़ सकते हैं, उनमें रटने वाली बात है, लेकिन इनको क्या करेगा, समझना पड़ेगा, है ना। तो पूंजी पर ब्याज की अपन गणना करते हैं तो 3 सिचुएशन बन सकती है। मुख्य रूप से 3 परिस्थितियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि अपने सामने 3 स्थितियां बन सकती हैं। तो अगर ये स्थिति बनती है तो वहां पर कौन से प्रोविजन है वो लागू होते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 कि जब साझेदारी संलेख या विलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हो, है ना, तो क्या करेंगे, है ना। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई साझेदारी संलेख का अभाव, तो यहां पर अभाव ही हो गया ना, साझेदारी संलेख का अभाव हो गया। जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता है तो अपने को वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाना है और पूंजी पर ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा, है ना। प्रावधान क्या होगा, पूंजी पर ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा। कब, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का कोई उल्लेख नहीं हो, कुछ भी नहीं कहा गया तो पूंजी पर ब्याज है वो नहीं देना है। नंबर 2 क्या है, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माने या लाभों का नियोजन माना जाए, है ना, कि भाई लाभों पर प्रभार माने जाए या लाभों पर नियोजन माना जाए। प्रभार का मतलब क्या हो गया, प्रभार का मतलब क्या है, चार्ज, ये अपने को चुकाना पड़ेगा और अपने लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। नियोजन क्या हो गया, कि इन्वेस्टमेंट हो जाता है पार्टनर के लिए, है ना। तो 2 कंडीशन हो जाती है कि पूंजी पर जो ब्याज है उसको लाभों पर प्रभार माना जाए या नियोजन माना जाए। तो देखो इसमें भी आपके सामने 3 कंडीशन बनेगी, जो सेकंड है उसमें 3 कंडीशन बनेगी। नंबर 1, अगर हानि होती है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। भाई साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है पर यह नहीं कहा गया कि प्रभार मानना है या नियोजन। तो ऐसी कंडीशन में अगर व्यापार को, फर्म को हानि हो रही है तो किसी भी प्रकार का ब्याज है वो नहीं दिया जाएगा। नंबर 2, यदि फर्म लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज के बराबर है या ब्याज से अधिक है तो पूंजी पर पूरा ब्याज दिया जाएगा। जो आपका लाभ है वो लाभ या तो ब्याज के बराबर है या अधिक है ना। जो आपका लाभ है, भाई हानि है तो देना ही नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है कि लाभ, जो प्रॉफिट या तो आपके ब्याज के बराबर है, जैसे मैं कहूं कि भाई 50,000 तो ब्याज है और 50,000 ही लाभ है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। या यूं कहें कि भाई 50,000 ब्याज है और 60,000
लाभ है तो अपने को पूरा ब्याज है वो देना पड़ेगा। कौन सी? सेकेंड कंडीशन में। तीसरी क्या है कि यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज से कम है तो इस दशा में लाभों का पूंजी पर ब्याज अनुपात में बांटा जाएगा। ये तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि भाई अपने पास है ब्याज कितना हुआ 50,000 और लाभ कितना है 40,000। ब्याज इंटरेस्ट कितना है 50,000 और प्रॉफिट कितना 40,000। अब अपने पास ब्याज 50,000 है, लाभ 40,000 है, तो आप ज्यादा तो दे नहीं सकते, तो अपने को क्या करना, इस 40,000 को क्या करना पड़ेगा, अनुपात में बांटना पड़ेगा। जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस अनुपात में इसको बांटा जाएगा। यानी ये कहें कि भाई 3 साझेदार है और उनका 5-3-2 है, तो 5-3-2 यानी कितने कितने हो गए 20,000 और कितने हो गए 12,000 और 8,000। 20,000, 12,000 और 8,000 के हिसाब से बांट देंगे तो 50,000 पूरा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन समझ गए कि भाई साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख तो है, लेकिन यह नहीं कहा गया कि लाभों पे प्रभार है या नियोजन है। तो ऐसी कंडीशन में अगर लाभ होता है या हानि होती है तो कोई ब्याज नहीं देना है। अगर हमारे पास लाभ और ब्याज की राशि बराबर है तो दे देंगे, अगर लाभ ज्यादा है तो भी दे देंगे। और तीसरी कंडीशन में कि आपका पूंजी का ब्याज है वो लाभ से ज्यादा है तो जो लाभ है उसको आनुपातिक रूप से बांट दिया जाएगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तीसरी कंडीशन क्या होती है ना, जब साझेदारी लेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभारी मान लिया जाता है। इसमें तो देखो कंफ्यूज था कि भाई प्रभार माना जाए या नियोजन माना जाए, ये कंफ्यूज था, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन गई। लेकिन स्पष्ट लिख दिया कि भाई जो लाभ है उनको प्रभारी मानना है। तो जब प्रभार मानने की बात आती है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे कुछ भी हो, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ऐसी स्थिति में फर्म चाहे लाभ में हो या हानि में हो, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। और अगर हानि होती है तो लाभ हानि खाता है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है और निश्चित रूप से इन तीनों कंडीशन को आप आसानी से समझ गए होंगे, है ना। तीनों कंडीशन ही आपके एग्जाम की दृष्टि से खास है, इंपॉर्टेंट है ना। तो पूंजी पर जो ब्याज की गणना है या जो संबंधी प्रावधान है वो इस तरीके से आपके लागू होंगे। अगर कोई उल्लेख नहीं है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, उल्लेख है लेकिन प्रभार माने या नियोजन माने तो ये कंडीशन होगी, और अगर प्रभारी माना जाता है तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को कितनी भी हानि हो। वहां पर यह नहीं देखा जाएगा कि भाई हानि हो रही है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो समझे कुछ बातें समझे या नहीं समझे? अगर समझ गए हैं तो फटाफट आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें साथियों। लगातार आपके कमेंट आने चाहिए। जो साथी कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार कमेंट करके बताएं कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम उनके लिए और बढ़िया से बढ़िया जो मैटर है वो उपलब्ध करवा सकें। क्योंकि आपकी संख्या हमें मनोबल बढ़ाती है और ये इस तरह के उत्साह देती है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है साथियों, अगर आज का सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आज के इस सेशन को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दें साथियों, क्योंकि परीक्षा का समय है बहुत ही कम है और इस कम अल्प समय में बढ़िया रणनीति के साथ अपने को तैयारी करनी है ताकि हम अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।